फरिया आजमगढ़ में इतवार के रोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें MIM के सूबा उत्तर प्रदेश के सदर शौकत माहली ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई सदर ने फरिया से महाप्रधान उम्मीदवार का ऐलान भी किया। इस बार फरिया से अतीक फराही मजलिस के उम्मीदवार होंगे। सुनते हैं शौकत माहली ने इस मौके पर क्या कहा। मध्य प्रदेश के अंदर मस्जिद के ऊपर ये क्या है? गुंडई नहीं तो क्या है? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसके गुंबद को तोड़ने के लिए शरपसंद अनासिर चढ़े, उस पे भगवा झंडा लगाया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस मुल्क का इतिहास है, 832 साल आपने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है। तारीख उठा करके देख लीजिए, किसी मंदिर को तोड़वाने का काम किसी मुस्लिम बादशाह ने नहीं किया। बदनाम किया गया है। बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबर ने तोड़वाया मंदिर को, राम जन्मभूमि थी, मस्जिद की तामीर किया। आखिरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने बाबर को तो बाइज्जत बरी कर दिया और ये भी कहा कि 500 साल से ये मस्जिद है, यहाँ 400 साल नमाज पढ़ी गई और इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बावजूद उसके हमारी जमीनों को उठा करके दे दिया RSS के लोगों को। और आज के अखबार में मैंने पढ़ा, जिस मुकाम पर 400 साल तक मस्जिद तामीर थी, उस मुकाम पर आज मंदिर बनाने की बात चल रही है, तो 200 फीट नीचे जब जाते हैं तो पानी और रेत मिल रही है। पिल्लर लगाया गया ट्रायल के लिए, तो वो पिल्लर जमीन के अंदर धंस गया। वो अल्लाह की सरजमीन है। अगर तुम कल उस मंदिर को भी तामीर कर लोगे तो इस मंदिर के साथ साथ उसके अंदर मौजूद वो भी इंशाअल्लाह ताला उसी के अंदर पसपा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहा शुरुआत में कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है वो सियासत। क्या ट्रिपल तलाक सियासी कुव्वत के बलबूते पे नहीं लाया गया था? आप 280, 240, 222 पार्लियामेंट जिता करके लाइए। चोरी की सजा हाथ काट देना, जिना की सजा सर कलम कर देना, आप कानून बना सकते। आप उत्तर प्रदेश में जीत करके आइए, सरकार में हिस्सेदारी लीजिए। सरकार किसी की भी हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट या तेलंगाना की विधानसभा में हम लड़ करके अपने हुकूक को छीनते हैं, मांगते नहीं। हम मांगते नहीं हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम अपने हुकूक को मांगने के लिए नेताजी मुझे ही चाहिए, नेताजी मेरे साथ ये हो गया। इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत की सियासत है। उसी सियासत को हमारे बड़ों ने कहा कि सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, ये तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। वो उस वक्त का मामला था, हालात को देख करके हमारे बड़ों ने वो फैसला लिया था। लेकिन हालात अब मुख्तलिफ है। अब हमें और आपको एक फैसला लेना, हमें और आपको मिलकर के एक फैसला लेना पड़ेगा। मैं बहुत दूर का नहीं हूं, मैं आपके बगल माहौल का रहने वाला हूं। 2008 में एक तंजीम बनी, हम लोग उस तंजीम का हिस्सा बने। मैं ताजिर का बेटा हूं, अभी भी तिजारत करता हूं। मुझे जितने तनख्वाह MLA और मिनिस्टर MP को मिलती है, अल्लाह मुझे उससे बहुत ज्यादा देता है। अल्लाह ने सारी चीजों से नवाजा है। मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, डीजल का पैसा मैं किसी से नहीं मांगता हूँ, चंदे से नहीं चलता हूँ, ना मुझे मेरी पार्टी देती है। हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 65 जिलों में अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर चुकी है। मैं यहाँ जितनी ताकत से आया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका छोटा भाई जब संभल और मुरादाबाद, अमरोहा या बिजनौर जाता है, इससे बड़ी ताकत में लोग इकट्ठा रहते हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए। मैं मना करता हूं, बावजूद उसके मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें। मैं रियाकारी को पसंद नहीं करता। हमेशा अपने जिला सदर को मना करता हूं कि फूल मत खरीद के लाना, जितने का फूल लाओगे उतने में एक बैनर लगा देना पार्टी का। मुझे पसंद नहीं, फजूल खर्ची भी मैं। लेकिन अगर आज मैं अपनी सारी चीजों पर दांव पे लगाया हूं, आज मैं लोगों के पास जाता हूं, कहता हूं भाई आज पार्टी ज्वाइन कर ले यार, मुझे तेरी जरूरत है भाई, मैं बहुत अकेला हूं भाई। कहते शौकत भाई यार बिजनेस है, थोड़ा समझा करो। अल्लाह ने कुरान में कहा वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता। 1 लाख रुपया हर महीना GST जमा करता हूं।
सालाना 12 से 14 लाख रुपया मैं गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी की शक्ल में सिर्फ देता हूँ, इनकम टैक्स अलग देता हूँ। क्या मुझे खौफ नहीं है मेरी तिजारत का? क्या मुझे डर नहीं है? लेकिन क्या हम डर करके हम खामोश हो जाएं? फिर मतलब क्या हुआ हम में और गैरों में जो अपने हक के लिए अपनी जबान को नहीं खोल सकता? लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। शुरुआती दौर में जब मैं निकला 2014 में अपनी गाड़ियों में झंडा लगा करके, सबसे पहली मुखालफत मेरे घर से हुई। मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि हम एक ताजिर हैं, हम सबसे मिल करके रहेंगे। मैंने कहा मैं किसी को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात करनी है मुझे सारे लोगों के। हम इस मुल्क के 2 नंबर के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क की जंग आजादी में हमारा योगदान कम नहीं रहा है। इस मुल्क में हम किसी के राय मुकरम पर नहीं पल रहे हैं। इस मुल्क में अपने बाप अपने उस्ताद की जमीनों पर है। हमने किसी से मांग करके सबसे पहला विरोध घर से हुआ। वालिदा ने मना कर दिया, कसम दिया बेटा तुझे ऊपर कसम है तुम ये काम नहीं करना। इत्तेफाक से क्या हुआ, एक मर्तबा घर पे छापे मारने थे हमारे कारखाने पर। वो कारखाने हमारे छापे के बजाय हमारे भाई के कारखाने पे पड़ गए। हमने कहा लो अब तो सोने पे सुहागा, अब तो और वालिदा पर हम हो गई। बोले तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, कतई नहीं जाना। मैंने ले जा करके 1 घंटे की तकरीर वैसी साहब की सुना दी अपनी वालिदा। उन्होंने कहा बेटा कौन मौलाना है तो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और बड़ी हक बात बोलते। मैंने कहा वालिदा मैं इन्हीं मौलाना का शागिर्द हूँ और यही बात मैं अवाम के दरमियान में ले जाना चाहता हूँ। तब मेरी वालिदा ने कहा बेटा तुझे आजादी है, जा और लोगों के बीच में जाओ। जो हक और इंसाफ की बात है लोगों तक पहुँचाने का काम इस तहरीक इस मिशन को आगे लेकर के जाओ। आज पूरे कारोबार को छोड़ करके सिंपल वाला मैं सिर्फ आजमगढ़ नहीं, मैं तो आजमगढ़ में बहुत कम रहता हूँ। मैं निकलता हूँ 15-15 दिन में बाहरी जिले में रहता हूँ। शुरुआती दौर में हम लोगों ने आजमगढ़ को इग्नोर किया। हम लोगों ने कहा जाने दीजिए, और लोग काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। लेकिन जब हमने देखा कि वो भी खामोश है, ठंडे बस्ते में है, तब जा करके हमने ये फैसला किया। भाई बैठ जाइए पार्टी के ही लोग हैं। तब जा करके हम लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम आजमगढ़ में एक गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को एक घर एक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी कड़ी में लगातार मैं एक जिले में जा रहा हूँ, एक गांव में जा रहा हूँ। किसी रोज मैं सीतापुर बहराइच में रहता हूँ तो किसी रोज मैं संभल मुरादाबाद अमरोहा बिजनौर में रहता हूँ। मैं आज क्यों ये चीजें कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई अना का मामला नहीं है, इसमें मेरा कोई अपना जाती फायदा नहीं है। खुदा की कसम अगर मुझे तकलीफ कुछ दर्द है तो वो मेरी कौम का है। जो मेरी कौम बेवकार है, अल्लाह इस कौम को बावकार बना दे, उसके लिए मैं मैदान का मन करता। मुझे एमएलए बनना है तो यहाँ तो टिकट बिकते हैं, टिकट बिकते हैं कि नहीं? मुझे एमएलए बनना है, मैं बन जाऊंगा टिकट खरीद करके। लेकिन एमएलए बनने के बाद मैं एक कुत्ते की मानिंद रहूंगा। अगर मैं सपा बसपा से एमएलए बना तो मेरी पहचान एक कुत्ते की होगी, जो कुत्ता अपने पिल्ले के मुंह से भी चूचड़े को खींच करके खा जाता है, अपना पेट भर लेता है, लेकिन उसे किसी और का ख्याल नहीं रहता। तो मैं वो एमएलए नहीं बनना चाहता, मैं वो एमएलए नहीं बनना चाहता। मैं वो एमएलए बनना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा के अंदर विधायक अगर रहे, अगर एक मजलिस का एमएलए जाए, अगर मैं जाऊंगा तो 402 को सुकून से बैठने नहीं दूंगा। मैं मेरी कौम की आवाज बनकर इंशाअल्लाह ताला कहूंगा कि ये मेरा है, मुझे चाहिए, इस पे मेरा हक है, वरना विधानसभा नहीं चलेगी। और यहाँ तो हमारे लोग
जिनको माइक पे बोलने नहीं आता वो विधानसभा में कितने सवाल किए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिएगा विधानसभा का। अभी भी मुसलमान एमएलए है, कितना सवाल लोगों ने किया विधानसभा के अंदर। कड़क माड़ी वाला कुर्ता, 4 ठो गाड़ी, दावत, रोज भौरी, भला जगह। प्रोग्राम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए शौकत माहली ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर MIM उम्मीदवार उतारेगी। कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है आपने। ये मेहनत और ये जो मुहिम आपने छेड़ी है कहाँ तक चल रही है और कितनी रंग लाने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक एक गांव में जा रहा हूँ, जिले में जा रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हमेशा कि मंजिल दीवानों को मिलती है, तो हमारे अंदर दीवानगी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नुमाइंदों को जिता करके भेजेगी। कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? 25% उत्तर प्रदेश में सीटों पे हम काम कर रहे हैं। ये आपका जो अलायंस बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं या अकेले? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 25% सीटों पर हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी, और ये जो जलसा जगह जगह है, आपने अभी एक अपने संबोधन में बात कही थी कि आजमगढ़ तो छोड़िए, मैं पश्चिम यूपी के जिलों में जाता हूँ तो बहुत ही बड़ा जलसा मिलता है, वहाँ बहुत ही अपार जन समर्थन मिलता है। उसको देखकर हर्षित तो होते होंगे ना? तो बिल्कुल एक आंकड़ा तो मिलता होगा। 2014 से मैं उत्तर प्रदेश में MIM के लिए काम कर रहा हूँ और शुरुआती दौर में मैं अकेले चलता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा सैलाब है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को जान चुका है। अब वो कतई समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला है। वो अपनी पार्टी, अपनी जमात के साथ जाएगा और कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बनता है बीजेपी को रोकने के लिए, अगर उस गठबंधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है तो वो गठबंधन नहीं बल्कि एक ठगबंधन कहलाएगा। जिस कौम को आप अपनी ताकत समझते हैं और उसे एकत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, वो कौम आज भी एक मंच पे नहीं आ पाई है सर। हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, आएगी। बहुत सताए हुए लोग हैं, हम पूरे वंचित समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी लोग इस मुल्क के अंदर सताए हुए हैं, हम जो भी मनुवादी लोगों ने जिन लोगों को सताया है, जिन लोगों के उनके मूलभूत सुविधाओं को छीना है, हम उस वंचित समाज को अपने साथ लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। सेकुलरों में तो फिर तो काफी घमासान मचेगा। अब वो सेकुलर को तय करना है कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं, या फिर ट्विटर और फेसबुक पे रोकेंगे। वो जमीन में तो मुझे नहीं कहीं दिख रहे हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके सियासत कर रहे हैं। सियासत ऐसे नहीं। यकीनन बीजेपी की मैं जीत नहीं बल्कि विपक्ष की नाकामियां हैं जो बीजेपी इतनी बहुमत से सीट लेकर के आती है। विपक्ष की नाकामी है। आज आपने एक बात और कही कि खामोश हैं वो विपक्ष के लोग जो सदन में, पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके आपने अकेले बब्बर शेर की भूमिका निभाने की बात कही है कि 403 विधानसभा में अकेला सिंगल MLA गया 402 को। भाई हमारे लीडर 543 के बीच में अकेले बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान सुनता है। होम मिनिस्टर कहता है कि ओवैसी जी हमको बोलने नहीं देते। तो इतना कमजोर हो जाता है हमारे लीडर के सामने जब इस देश का होम मिनिस्टर, तो आप अंदाजा कर लीजिए। तो 403 तो 543 से कम है ना। और ओवैसी साहब के हम लोग शागिर्द हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर तो हम चलेंगे ना। तो यकीनन हम बात करेंगे। यहाँ तो गूंगे लोगों को लोग भेजते हैं विधानसभा के अंदर। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने गूंगे नुमाइंदों को भेजता है जिनको बोलने नहीं आता। हम तो बोलने वाले लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी पार्टी है जहां गूंगे भी आकर के बोलने लगते हैं। कल कोविड-19 की वैक्सीन
को लेकर आपत्तिजनक बयान समाजवादी पार्टी की मुखिया ने दिया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। अभी कुछ लोगों को लगा तो अनिल विज को पहली लगी थी, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए थे। अभी एक को और लगा है, एक डॉक्टर को लगा है, वो भी इमरजेंसी में चला गया है। मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहली वैक्सीन मोदी जी और योगी जी को लगाना चाहिए और उस पर ट्रायल करना चाहिए। भाई, देश का जो मुखिया है, सबसे पहला ट्रायल उन पे होना चाहिए। हाँ, प्रदेश के अंदर योगी जी को लगना चाहिए, देश के अंदर जो है उनको लगना चाहिए, क्या नाम है आपका, मोदी जी को। तीसरी वैक्सीन अमित शाह को। सर, आप जो भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के साथ हैं। सर, आप भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दे रही कहीं है। न कहीं सर आप भी तो उसमें सम्मिलित हैं। कहाँ पे आप बताइए आप? विशेष धर्म को टारगेट करके जो है, भाई, दलित की बात करता है तो वो गलत नहीं है। यादव की बात करता है, गलत नहीं है। हाँ, मुसलमान की बात करता है। इस मुल्क के अंदर सबसे पसमानदा कौन है? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूद रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि इस मुल्क का मुसलमान पसमानदा है। तो जो पसमानदा है, दबा कुचला है, उसको आप ऊपर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो अगर उसकी आवाज उठाना गलत है तो ये गलती मैं बार बार करता रहूंगा। आज जिसकी सदस्यता के लिए आपने ये कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई है, वो आयोजक से भी अतीक फराई साहब हैं। जी जी, इन्होंने आज पार्टी की रुकनियत भी ली है, सदस्यता ली है जी और इनको फरिया जिला पंचायत से इनको चुनाव भी लड़ाएगी पार्टी। जी जी इनको कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया जा रहा है आज। जी। आपके सहयोगी वसी जी भी यहाँ पर हैं, वसी सिद्दीकी साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, MIM को एक कौम विशेष के लिए जाना जाता है, लेकिन हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि किन लोगों के लिए आप काम करने के लिए पार्टी में कार्यरत हैं? देखिए महोदय, MIM सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सभी लोगों का नेतृत्व है, सभी लोग शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं, हर दल के लोग, हर समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग इसमें शामिल हैं। यह गलत बात है कि MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आप बार बार देख रहे हैं टेलीविजन से, वैसे साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है। जिला पंचायत के लिए जैसे क्या सिंबल पे चुनाव होगा या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तक तो सिंबल पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। सर, EVM के लिए आपका क्या EVM? सुन रहे थे कि EVM ज्यादातर हैक हो रहा है। सर, लाइव डेमो चला है पार्लियामेंट में, लाइव डेमो चला है, अपोजिशन के किसी MP ने चलाया है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि अभी भी EVM पर कार्रवाई जारी है। के लिए आपका क्या रहा है? भाई देखिए, EVM तो कांग्रेस के जमाने में आई है। अगर EVM का मामला है तो फिर राजस्थान में भी फिर से इलेक्शन होना चाहिए, फिर दिल्ली में भी होना चाहिए, और फिर इसके पहले जितनी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इसका मतलब वो सब भी EVM हैक किया गया है। तो मेरा मानना यह है कि EVM कुछ नहीं है, दिमाग को हैक किया गया है, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव सही हो रहे? नहीं, मैं अब इसको 100 मैं तो अब हो रहा है तो अगर गलत हो रहा है तो आप विरोध करिए उसका। सर, अगर गलत हो रहा है तो सबसे पहला विरोध तो मीडिया को करना चाहिए। सर, आप समाज के चौथे स्तंभ है देश के, सर, तो सबसे पहला विरोध तो आपको करना चाहिए। सर, राहुल गांधी जी ने जो है आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश हैं? ट्विटर पे खाली आरोप लगाएंगे, सांसद भवन में क्यों नहीं जाकर के बोलते हैं, क्यों वहाँ खामोश रहते हैं? रोड पे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो राहुल गांधी को रोड पे आना चाहिए। ओवैसी साहब तो हर जगह बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर, लेकिन रोड पे तो नहीं फिर कर रहे हैं। मंदसौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर वो मस्जिद के ऊपर जाकर के भगवा झंडे जालिमों ने लगाए, प्रशासन मौजूद था। तो ये राहुल गांधी और उनके एक बहुत बड़े नेता वहाँ पे दिग्विजय सिंह, जो बार बार ओवैसी साहब को कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओवैसी साहब भी क्यों बोल रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र में, हम यहाँ का हिस्सा नहीं है क्या? कोई मुसलमान, आप बाबरी मस्जिद शहीद होती है तो राहुल गांधी खुश होते हैं, बाबरी मस्जिद में ताला लगता है तो राहुल गांधी के पप्पा लगवाते हैं, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखती है तो उनके पप्पा लगवाते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है, उसका फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो जब वो हिंदुओं को, राम जन्मभूमि को वाले को दी जाती है तो राहुल गांधी उस पर ट्वीट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सर, ये भी तो सच्चाई है, आप कभी न कभी UPA 2 के हिस्सा भी थे, UPA 1 UPA 2 का कांग्रेस के हिस्सा नहीं थे ना? क्या UPA उससे पहले बाबरी मस्जिद का जो ताला खुला जो है उससे पहले खुला था, लेकिन फिर भी तो आप उसके एक हिस्सा थे कांग्रेस के। कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ दिया? जहर दो किस्म का होता है, सांप जो है दो किस्म का होता है। एक पानी में जो टहलता है वो काटता है, आप मरते नहीं। एक सांप काट लेता है, आप तुरंत मर जाते हैं। तो हम ज्यादा जहरीले से बेहतर समझते हैं कम जहरीले से कटवा लें।
जैसे भाजपा कुछ पार्टियां इल्जाम लगाती हैं MIM पे कि कोई भाजपा के एजेंट है, तो इसमें आपका क्या है? देखिए, भाजपा की बी टीम हमको कहते हैं। हमारा वजूद कहाँ से है? तेलंगाना से। तेलंगाना स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट कभी बनी? जब वो इसके पहले आंध्रा था तब भी बनी? नहीं बनी। हम कब से हैं? 1957 से। 1962 में हम पहला इलेक्शन लड़े। हमारे पास वहाँ 7 MLA हैं, हमारे पास MP भी हैं, 44 कारपोरेटर भी हैं, कई चेयरमैन भी है तेलंगाना में। तो हम वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बननी थी। हम बी टीम है तो ए टीम की हुकूमत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। तो अगर हम बी टीम बन करके बीजेपी को तेलंगाना में हम नहीं आने दिए, तो मैं चाहूंगा कि सपा बसपा कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम बन जाए, ताकि यहाँ से भी बीजेपी खत्म हो जाए। तो ये इल्जाम इस तरीके के इल्जाम लगे हैं, कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप भी अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहिए और देखते रहिए ADD न्यूज़।